सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। ठीक है, लेक्चर वैसे तो आप लोगों ने शेयर कर ही दिया होगा, नहीं किया हो तो दोबारा कर दीजिए। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, गेट प्रीवियस ईयर, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कल कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, उसी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़िए और कोशिश कीजिए, तब तक बाकी सब भी आ रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थोड़ा सा ना लेक्चर्स को अपने फेसबुक पेज वगैरह पे और शेयर किया कीजिए। गुड इवनिंग। वफरिंग हो रही है क्या बार बार? ऐसा लग रहा है सब वफरिंग हो रही हो बीच बीच में। चलिए इस वफरिंग का भी उपाय करेंगे। रुक रुक कर बफरिंग हो रही है। ट्राई कीजिए, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने आपके स्क्रीन पर रहा, कोशिश कीजिए। तब तक मैं ज़रा इसकी स्पीड चेक करता हूँ, क्या स्पीड आ रही है, फिर इसकी कंप्लेन की जाए। हाँ, सब ठीक है, गुड। कीजिए भाई, कीजिए कोशिश, क्वेश्चन कीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में आपसे? अ नॉन होमोजीनियस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ अ सिल्ट लेयर सैंडविच्ड बिटवीन द फाइन सैंड लेयर एट टॉप एंड क्ले लेयर बिलो। ठीक है, तो एक सिल्ट लेयर है आपके पास, ये लेयर जो है वो सिल्ट की है, और क्या बोल रहा है? अ नॉन होमोजीनियस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट सिल्ट लेयर सैंडविच बिटवीन द फाइन सैंड लेयर एट टॉप। तो इसके ऊपर क्या है? फाइन सैंड है। इसके ऊपर क्या है? फाइन सैंड है। एंड क्ले लेयर बिलो, और इसके नीचे क्या है? क्ले है। कुछ इस तरह की सॉइल आपको दी हुई है। अब इस सॉइल के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को आप पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, हाँ जी, आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया? फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़े इसमें। टेन 10.96। हाँ, बिल्कुल सही जवाब अंकुश जी, 10.96 ही है आंसर इसका, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एक ही स्टूडेंट का आंसर आया भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी सब क्या कर रहे हैं? नेहा जी का 10.98, ज्योतिका जी ने पूरी इक्वेशन लिख दी के एच और के बी की। ठीक है बालक, के एच और के बी आपका आ गया, आगे भी कीजिए। ठीक है, केवल 2 स्टूडेंट का आंसर आया, बाकी भी करें, 3 हो गए। अभी आए हैं तो लेट क्यों हुए बालक? ठीक है, चले
तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है इसमें, फिलहाल इतना तो क्लियर हो गया कि कुछ इस तरीके की सॉइल है कि बीच में सिल्ट है, ऊपर फाइन सैंड है और नीचे किले हैं। अब ये कह रहा है कि परमेबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ द किले लेयर। सिल्ट की जो परमेबिलिटी है वो किले की 10 टाइम्स है, किले की 10 टाइम्स है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं किले की परमेबिलिटी x ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10x हो जाएगा। ओके, एंड 1/10 ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द सैंड लेयर, और इसकी 1/10। तो इस तरह से लिखने के बजाय बेटर होगा कि हम इसको ही x मान लें। अगर मैं सिल्ट की परमेबिलिटी या परमेबिलिटी हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको मैं चलो k मान लेता हूं। इसको हमने क्या मान लिया, k मान लिया। अब ये जो सिल्ट की परमेबिलिटी है वो किले की कितनी है आपके पास, किले की 10 टाइम्स है। तो किले की कितनी रहेगी, k/10 हो जाएगी, k/10। एंड 1/10 ऑफ द परमेबिलिटी, और इसकी कितनी है 1/10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10k हो जाएगा। समझ गए। एक्चुअल में क्या दे रखा है आपको कि सिल्ट की जो परमेबिलिटी है, जो सिल्ट की परमेबिलिटी है वो फाइन सैंड की 1/10 है। तो अगर ये 10k हो गया तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। और कह रहा है किले की 10 टाइम्स है, तो अगर मैं इसको k/10 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये तो आपके पास इस तरह से डेटा आ गया। साथ ही के साथ कह रहा है थिकनेस ऑफ द सिल्ट लेयर इज 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर। अगर इसकी थिकनेस में मान लो h ले लूं, ठीक है, h ले लूं, तो सिल्ट लेयर इज 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर। तो सैंड लेयर की कितनी रहेगी, h/2 हो जाएगी। एंड 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, और क्ले लेयर की 2/3 है तो उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 3/2h हो जाएगा, ठीक है। नाउ द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्विवेलेंट वर्टिकल परमेबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट। हाँ, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। अब आपको मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, k1h1 प्लस k2h2 प्लस k3h3। और इनफैक्ट मैं सही बताऊं, आप इसको अगर और शॉर्ट करना चाहो ना, अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहो तो यहां से k भी हटा दो। तो हॉरिजॉन्टल आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू हाफ यानी कि 5 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस k/10 और इंटू 3/2 ये हो जाएगा 3/20 और अपॉन h1 प्लस h2 प्लस, तो हाफ और 3/2 यानी कि हाफ और 3/2 कितना हो जाएगा 2 और ये 3 अपॉन में 3। और इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे फिर, सिग्मा h अपॉन k वर्टिकल इज इक्वल्स टू h1 अपॉन k1 प्लस h2 अपॉन k3 प्लस h3 अपॉन k3 कर देंगे तो आपके पास k वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इजीली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स के आंसर ऑलरेडी आ गए। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव में तो आप इस तरीके से डेटा अगर एज्यूम करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएगा। और क्योंकि रेशो निकालना है तो के वैसे भी, के और एच वैसे भी इन द एंड खत्म ही होना है, तो मैं सीधे सीधे चाहूँ तो ये मान सकता हूँ कि इसकी परमेबिलिटी 10, इसकी परमेबिलिटी 1 एज्यूम कर लूँ और इसकी परमेबिलिटी 1/10 एज्यूम कर लूँ। और इसी तरीके से इधर हाइट जो है मैं h/2 1 एंड 3/2 भी एज्यूम कर सकता हूँ। इसको 1/2, ये 1 और ये 3/2 ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो बुक का सोल्यूशन आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में करने लग गए तो भाई सब हो गया फिर तो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको ही मालूम है, तो ऐसा मत कीजिएगा, उस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले पढ़िए सवाल को और फिर समझिए, किसी को कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं।
हाँ जी, पढ़ लिया सवाल आप लोगों ने? द सॉइल प्रोफाइल बिलो अ लेक विद वाटर लेवल एट एलिवेशन इज इक्वल टू 0 मीटर। इसका डायग्राम भी बताऊंगा अभी, बट आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर डायग्राम आप बना सकते हो तो। द सॉइल प्रोफाइल बिलो अ लेक विद वाटर लेवल एट एलिवेशन इज इक्वल टू 0 मीटर। तो ये कोई लेक है और ये हमारे पास क्या है, z इक्वल टू 0, जहां पर इसका वाटर लेवल है, जहां पर इसका वाटर लेवल है। एंड लेक बॉटम एट एलिवेशन इज इक्वल्स टू -10। तो जो लेक का बॉटम है वो यहां पर है और इसका जो लेवल है वो आपको -10 मीटर दे रखा है। ठीक है, -10 दे रखा है। वेयर k इज दी परमेबिलिटी कोफिशिएंट, चलो k जो है वो परमेबिलिटी कोफिशिएंट हो गया। अब पीजोमीटर यानी कि स्टैंड पाइप इंस्टॉल्ड इन दी सैंड लेयर शोज द रीडिंग ऑफ +10 मीटर एलिवेशन। ठीक है, assume that the piezometric head is uniform in the sand layer. ओके, अब सैंड लेयर अभी दी नहीं है कहां पर है, तो आपको डायग्राम ही देखना पड़ेगा, फिलहाल पढ़ लेते हैं। तो आप पीजोमीटर स्टैंड पाइप इंस्टॉल इन दी सैंड लेयर शोज द रीडिंग ऑफ +10 मीटर एलिवेशन। Assume that the piezometric head is uniform in the sand layer. आपसे पूछा क्या है, इस बात को समझना। The quantity of water in meter cube per second discharge पूछा है flowing into the lake from the sand layer through the silt layer per unit area। तो per unit area आपसे डिस्चार्ज पूछा, पहले डायग्राम देख लो तभी आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये लेक है, ये क्या है, लेक है, यानी कि यहां पर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। यहां पर ये क्या है, आपके पास वाटर है, ये पूरा वाटर है। ठीक है, तो इसका जो लेवल है वो कहां पर है, z इज इक्वल टू 0 पर है। और लेक का जो बेड है वो -10 पर है, तो 0 से नीचे रहेंगे तो -10 है ना। इसके नीचे यहां पर ये क्या है, सिल्ट है। सिल्ट कहां से, -10 से -30 तक, मतलब 20 मीटर और नीचे तक गए तो सिल्ट है। और उसके नीचे क्या है, सैंड है, सैंड। अब सैंड में यहां पर हमने एक स्टैंड पाइप लगाया हुआ है, तो इसमें पानी +10 तक जा रहा है। +10 मतलब 0 से ऊपर 10 मीटर तक, तो यहां तक जा रहा है। अब यहां पर आपने देखना है कि फ्लो किधर से किधर होगा, फ्लो कहां से कहां होगा। तो फ्लो हमेशा हाई हेड से लो हेड की तरफ होता है। फ्लो कहां से कहां तक होता है, हाई हेड से लो हेड की तरफ होता है। ठीक है भैया, हाई हेड से लो हेड की तरफ होता है। तो हाई हेड कहां पर है, तो देखिए बॉटम में हेड हाई है सैंड में, अभी किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, आपने आर्टेजियन एक्विफर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये +10 है और यहां पर वाटर लेवल क्या है इधर, तो जो वाटर का फ्लो होगा वो सैंड में से यहां ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो सैंड से पानी सिल्ट में जाएगा और सिल्ट से फिर यहां लेक को वाटर मिलेगा। तो आपसे यही पूछा है कि सैंड से सिल्ट में होते हुए लेक में जो पानी जा रहा है वो डिस्चार्ज कितना है, पर यूनिट एरिया आपने बताना है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ठीक है, और इसकी जो परमेबिलिटी दी हुई है के, वो आपको दी हुई है 10⁻⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। परमेबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है, फटाफट कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। लाइव वॉचिंग क्यों इतनी कम है, मुझे लगता है गेट के क्वेश्चन झेले नहीं जा रहे, आप लोगों के लेवल से थोड़े से ऊपर हो गए गेट के क्वेश्चंस। मुझे वही यूथ पब्लिकेशन, एसएससी, जेई उसी टाइप के क्वेश्चन कराने चाहिए थे, तब लाइव वॉचिंग बढ़िया रहती। गेट के क्वेश्चन लेवल हाई हो गया बच्चों का, ऐसा लग रहा है। देखिए सैंड अंडर आर्टेजियन, आर्टेजियन भी आपको मालूम है। आर्टेजियन क्या होता था, आपको याद होगा कि इस तरीके से कोई एक्यूफर होता था, तो यहां पर जो वाटर होता था, इसके अंदर जो वाटर होता था वो अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था, जिसकी वजह से अगर यहां पर कोई गड्ढा हो जाए
ठीक है। तो वाटर अपने आप क्या होता था, यहाँ से आकर और यहाँ पर भर जाता था और एक लेक टाइप बन जाती थी। ठीक है, तो बॉटम में प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर प्रेशर कम है, इसने फ्लो जो होगा वो नीचे से ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो आंसर डी आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। ठीक है, डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग भी ट्राई करें भाई। अंशु जी का आंसर डी आया है, अभय जी ने आंसर नहीं दिया, नेहा शर्मा जी ने आंसर दिया है, दिलीप ने आंसर दिया। केवल 3 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। स्पर्श जी का भी आंसर डी आ रहा है। ठीक है, सौरभ शर्मा बेटा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको क्वेश्चन समझना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, बड़ा इजी सवाल है। अभी मैं आपको सामने करूंगा तो आप कहेंगे अरे सर ये इतना इजी था, हमें तो लगा ही नहीं। सायक दे डे, इनका भी डी आ रहा है। ओके, और बताइए भाई, और कीजिए। ज्योतिका जी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा। क्वेश्चन केवल इतना सा है, क्वेश्चन केवल इतना सा है कि ये सैंड लेयर है, इसके ऊपर सिल्ट है और इसके ऊपर ये जो है वो लेक है। अब जो सैंड है वो आर्टेजियन कंडीशन में, आर्टेजियन कंडीशन का मतलब होता है बॉटम में प्रेशर हाई होता है और ऊपर की ओर प्रेशर कम होता है। तो सैंड से वाटर जाएगा सिल्ट में, सैंड से वाटर जाएगा सिल्ट में और सिल्ट से होते हुए पहुंचेगा लेक में। यानी कि सैंड से वाटर लेक में जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि ये जो डिस्चार्ज है, इस डिस्चार्ज की वैल्यू बतानी है पर यूनिट एरिया, यानी कि आपसे Q अपॉन ए पूछा है। और Q अपॉन ए क्या होता है, बेसिकली वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है K इंटू आई। ठीक है, तो डिस्चार्ज बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, KIA। हमसे पूछा हुआ है डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये रहेगा K इंटू आई। आई क्या बेटा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी कि हेड लॉस अपॉन लेंथ। अभी बताओ हेड लॉस कितना हो रहा है, तो कल भी आपको बताया था इनिशियल लेवल और माइनस फाइनल लेवल जो होता है वो हेड लॉस है। तो इनिशियल लेवल क्या है +10 और फाइनल लेवल क्या है 0। तो हेड लॉस कितने का है बेटा, 10 का। ये हेड लॉस किस में हो रहा है, तो सिल्ट में हो रहा है। सारा का सारा हेड लॉस किस में हो रहा है, सिल्ट में। और सिल्ट की हाइट कितनी है, -10 से -30 तक, यानी कि 20। तो ये रहेगा 20। और जो परमेबिलिटी दी है आपको वो कितनी दी है, 1 × 10⁻⁻6। तो ये क्या हो गया, 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बस इतना सा करना था, बस इतना सा करना था। सर L तो 20 मीटर है, H समझ में नहीं आ रहा। बेटा याद रखो, कल भी हमने इस पर बहुत टाइम लगाया था, कल भी आपको समझाया था कि जो आपको याद होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली थ्योरम की हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की थी। जैसे हमने कहा था एक टैंक इधर है, हमने कहा था कि एक रिजर्वायर इधर है और एक रिजर्वायर इधर था आपके पास, याद आ रहा है। और हमने इनको एक पाइप से कनेक्ट किया था। तो हम कहते थे कि यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो ये है, यहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो ये है, और इन दोनों के डिफरेंस जो है वो H है, और इस पाइप की लेंथ L लेते थे। तो आपको याद है हम लोग क्या करते थे कि हेड लॉस HF बराबर क्या होता था, FL_V²/2GD ये लगाते थे। तो ये हेड लॉस क्या होता था, इनिशियल वाटर लेवल माइनस फाइनल वाटर लेवल। तो फाइनल वाटर लेवल ये है, इनिशियल ये है, इन दोनों का डिफरेंस H होता था और यही हेड लॉस के बराबर होता था। और यहां से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो उसी तरीके से यहां पर है, जो इनिशियल वाटर लेवल है वो आपका यहां है। क्यों इनिशियल, क्यों, क्योंकि सैंड से पानी ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो जहां पर सैंड है वहां पर पानी का लेवल इतना है। फाइनल लेक में पानी यहां तक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। तो यही हेड लॉस हो गया। ठीक है, अगर यहां पर ये सिल्ट नहीं होती, अगर यहां पर ये सिल्ट नहीं होती तो पानी यहीं तक पहुंच जाता। क्यों, कोई हेड लॉस ही नहीं होता, तो यहीं तक जाता पानी। बट अब यहीं पर जाके रुक जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ हेड लॉस कर जा रहा है। कितने का, 10 का। कितने में हो रहा है, इसमें 20 में हो रहा है। तो 10/20 आई आ गया, उसको K से मल्टीप्लाई कर दिया, ये Q/A हो गया। देखते क्लियर हो गया। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये।
दिखने में केवल डिफिकल्ट था, और देखो कैलकुलेशन भी कुछ नहीं थी, केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी समझ में आ गया भैया? अब तो किसी को डाउट नहीं है? आप ये समझ लीजिएगा, ये सीरीज जिसने कंटिन्यू कर ली उसका लेवल अलग ही हो जाएगा। ये सीरीज जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे एंड तक, देखो स्टार्टिंग में लेवल भले से आपका लो हो कुछ बच्चों का, बाकी तो सॉल्व कर ही रहे, धीरे धीरे क्या होगा अपने आप लेवल बढ़ने लगेगा। शुरू में दिक्कत होगी बट धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन तो आपको हलवा ही लगेंगे ना, बिल्कुल ईजी लगेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखो छोटे छोटे पॉइंट कितने सीखने को मिल रहे हैं, और आपको तो बस ट्राई करना है। आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़िए ना। गेट के क्वेश्चन की यही खासियत है, आपको लगेगा कि बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट जब आप करेंगे तो बहुत इजी। देखो दिलीप का इसका आंसर फटाफट आ गया, ए, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, ए आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। नेहा जी का भी आंसर आ गया। बाकी और लोग आंसर करें। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते, क्या रहा, टू सॉइल स्पेसिमेंस विद आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक डायमेंशंस। दो सॉइल स्पेसिमेन है जिनकी आइडेंटिकल ज्योमेट्रिक डायमेंशन है, मतलब लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह सब कुछ सेम है। वर सब्जेक्टेड टू फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इन द लेबोरेटरी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, सारी कंडीशन सेम है। द फॉल ऑफ द वाटर हेड वॉज मेजर्ड आफ्टर एन आइडेंटिकल टाइम इंटरवल, दोनों का टाइम इंटरवल भी सेम है। द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड फॉर द टेस्ट इन्वॉल्विंग द फर्स्ट स्पेसिमेन वॉज, यानी कि पहले के लिए H1/H2 की वैल्यू 1.25 थी। इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सेकेंड स्पेसिमेन इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि जो सेकेंड सॉइल है K2 उसका जो परमेबिलिटी कोफिशिएंट है वो 5 टाइम्स है K1, 5 टाइम्स है K1। ये आपके पास H1/H2 की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट के लिए, पहली उसके लिए, इसको K सेकेंड कर दें। द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड्स इन द टेस्ट इन्वॉल्विंग द सेकेंड स्पेसिमेन, तो आपसे H1/H2 सेकेंड सॉइल का पूछा हुआ है। अरे भाई तुम भी बुक खोल के बैठ जाओ ना, किसने मना किया? बुक खोल कर बैठोगे तो कुछ सीखोगे ही ना। आप भी आंसर करो बुक खोल कर, कम से कम इतना ही एफर्ट लगा लो, इतना ही एफर्ट लगा लो। ठीक है, उन्होंने पहले मेहनत की है, क्वेश्चन किए हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात तो कुछ समझ में ना आए तो जो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है उसका फॉर्मूला लिख लो। तो फॉलिंग हेड के लिए जो फॉर्मूला था परमेबिलिटी का वो क्या था, K इज इक्वल्स टू स्मॉल AL/AT ln ऑफ H1/H2। आपको याद होगा कुछ इस तरीके का एपरेटस होता था कि जैसे आपके पास ये सॉइल सैंपल है, ठीक है, और मान लीजिए इसमें हमने ये कोई पाइप लगा दिया, तो अब क्या होगा, इसमें कुछ इनिशियली कुछ वाटर का लेवल रहेगा इनिशियली।
अब ये देखिए, ये लेंथ जो होती थी हमारे पास सॉइल सैंपल की वो एल लेंथ होती थी, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता था सॉइल का, वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता था ए, और इसका जो इस एरिया होता था वो स्मॉल ए होता था। ठीक है, तो इनिशियली इसमें पाइप में कुछ वाटर लेवल है। अब ये वाटर लेवल ये स्मॉल एरिया है। अब मान लीजिए पहले वाटर लेवल यहां पर था, यहां पर था। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एग्जिट लेवल है, एग्जिट जो है वो यहां पर हो रहा है, तो यहां से यहां तक हमने मान लिया, ये डेटा मान लेते हैं, ये तो H1 है। ठीक है, और कुछ समय के बाद में ये जो हेड है वो यहां से हमारे पास कितना बचा, मान लीजिए H2 बचा। तो H1 से H2 तक पानी गिरने में कितना टाइम लगता है, T टाइम। तो यहाँ पे सारी डायमेंशन आपको क्लियर हो गई। इनिशियली ये जो स्टैंड पाइप होता है इसके अंदर हेड H1 था, किसी टाइम T के बाद में हेड H2 है। ए क्या है, स्टैंड पाइप का एरिया, कैपिटल ए क्या है, सॉइल का क्रॉस सेक्शन, और एल क्या है, सॉइल की लेंथ। और ये किसके लिए करते थे हम लोग, किले सॉइल के लिए, किले के लिए जिसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती थी। ठीक है, किले के लिए। तो अब सिंपल सा है, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इसको हमने के सेकंड सॉइल के लिए लिख देते हैं। किसके लिए लिख देते हैं, सेकंड के लिए। तो के सेकंड इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए टी एल एन ऑफ H1 अपॉन H2 सेकेंड। और फर्स्ट सॉइल के लिए क्या लिख देंगे, स्मॉल ए एल अपॉन ए टी एल एन ऑफ H1 अपॉन H2 फर्स्ट। और आप क्या कर दीजिएगा, केवल इनको डिवाइड कर दीजिएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल जो कंडीशन है वो आइडेंटिकल है। स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए बराबर है, कैपिटल ए बराबर है, लेंथ बराबर और टाइम भी सेम है। के सेकेंड आपको क्या दे रखा है, 5 टाइम्स K1। तो अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो इसको मैं लिख दूं 5 टाइम्स K1, तो K1 से K1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है भैया, तो क्या करेंगे, यहां से इस कंप्लीट को उठाओ और यहां ले जाओ। तो यहां से हमको मिलेगा ln ऑफ H1 अपॉन H2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ln ऑफ H1 अपॉन H2। H1 अपॉन H2 वाले कितना दिया हुआ है हमें सवाल में, 1.25। ये दिया हुआ है 1.25। अब आपको मालूम है ये पावर यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। तो हमारे पास H1 अपॉन H2 सेकेंड इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1.25 की पावर 5। कैलकुलेटर आपके पास होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अमित विश्वास लिख रहे हैं, इस छुट्टियों के समय भी, जो मैंने छुट्टियों को कुछ और पढ़ लिया था गलती से, मुझे लगा पता नहीं क्या लिख रहे हैं यार। अच्छा, छुट्टियों के समय भी जो सीरियसली क्लास कर रहा है भाई लोग, तुम लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रख सकता। अच्छा, तो कितना आ रहा है ये, 1.25 की पावर 5। तो कैलकुलेटर अलावा गेट में यार 3.05 3.052, तो 3.052। ठीक है, अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे ना भाई अंकुश कह रहे मैंने वही समझा, वो इंजीनियरिंग वाला दिमाग है ना, वो आ जाता है, क्या करें। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। छुट्टियां मतलब उनका कहने का लगा कि अब एग्ज़ाम अभी कोई नियरली नहीं है, अभी सारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। राजस्थान जेई, UPPSC, AE है ना, हालांकि कुछ बच्चों का है भी JPSC का एग्ज़ाम है, फिर CGPSC का है।
चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, कीजिए खुद से कीजिए। कुमार चंदन सर एक बार यूपीपीएससी एई का कट ऑफ बता दीजिए प्लीज़। अरे कट ऑफ आने थे तो तभी तो बताएंगे, हालांकि पूरा एनालिसिस कर रखा है यार, वीडियो देखो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो अपर लिमिट बताई है कट ऑफ की वो 430 है। 430 इज दी अपर लिमिट, लोअर लिमिट कहीं भी जा सकता है। अच्छे लग रहे हैं वैसे क्वेश्चन, पहली बार देखने में। अच्छा चलिए, हाँ भाई आया किसी का आंसर? चलो सवाल पढ़ते हैं पहले। अ सैंड लेयर फाउंड एट सी फ्लोर अंडर 20 मीटर वाटर। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अ सैंड लेयर फाउंड एट सी फ्लोर अंडर 20 मीटर वाटर, डेप्थ इज कैरेक्टराइज्ड विद रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू 40%, मैक्सिमम वॉइड रेशियो 1.0, मिनिमम वॉइड रेशियो 0.5 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना। Assume the specific gravity of sea water is 1.03 and unit weight of fresh water 9.81. A sand layer found at sea floor under 20 meter water depth. अच्छा भैया, तो ये 20 मीटर जो है वो वाटर की डेप्थ है, ठीक है। और इसके नीचे आपके पास ये क्या है, एक सैंड लेयर है। ये क्या है, सैंड है। सैंड लेयर की थिकनेस दी हुई है क्या? अच्छा, ये एक्चुअली ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है। राउंड टू हेल बेटा 5th लेक्चर है ये, सॉइल का 5th है ये। सर जिससे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनके लिए कोई उपाय, पहली बार में आप पढ़ो, पहली बार में सोल्यूशन समझो, अगली बार बिना देखे करो। भाई अपन ने तो सारी पढ़ाई ऐसे ही की है शुरू से, ट्यूशन पढ़ते नहीं थे, मैथ्स वगैरह कभी हाई स्कूल 12th में ट्यूशन नहीं पढ़ा, तो करते क्या थे कि जब सवाल नहीं होते तो पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख लेते थे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखने से आइडिया लग जाता था कि सवाल कैसे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करते थे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से सोल्यूशन समझते थे, फिर क्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते थे, जो नहीं होते थे वो दोबारा से फिर से सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वगैरह देते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने लगते थे। तो सेम आप में से जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा ट्राई करो। कल मैं पीडीएफ नहीं दे पाया था, आज दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाती है, उन क्वेश्चंस को फिर से दोबारा करो। पहली बार में ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने के बाद अगर ना पड़े तब दिक्कत है, ठीक है। पहली बार में सवाल ना बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल समझ के दोबारा में ना बने तब दिक्कत है, ठीक है। इसलिए चलिए, तो अब क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव स्ट्रेस राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू एट 30 मीटर डेप्थ इनटू सैंड लेयर। यानी कि ये जो लेयर है सैंड की, ये आपको दे रखी है 30 मीटर, और यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर आपसे इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रखा है, इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रखा है। तो आंसर भी आ गया कुछ स्टूडेंट्स का, वेरी गुड। दिलीप इस बार आंसर गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, प्ले लिस्ट हो जाएगी अपडेट, कोई बात नहीं, 1-2 दिन का तो बेटा आगे पीछे होती है ना प्ले लिस्ट। आप चैनल पर डायरेक्टली जाकर देखो। 268 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, 268 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इसमें नहीं होगा तो पुराने वाले देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। अब देखिए भैया, आपको मालूम है सर सिग्मा बार तो कुछ भी नहीं है, सिग्मा बार इज नथिंग बट गामा सबमर्ज्ड और इनटू जेड, ऐसे निकाल देंगे सीधे सीधे, गामा सबमर्ज इनटू जेड।
अब गामा सबमर्ज निकालने के लिए क्या करना होता है, गामा सबमर्ज सिग्मा बार इज इक्वल्स टू होता है गामा सबमर्ज इंटू जेड। जेड 30 मीटर है, गामा सबमर्ज आ जाए। अब गामा सबमर्ज होता है G-1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, यही तो होता है। अब यहां पर उसने क्या कर रखा है, जो डेटा है उसको समझिएगा। आपको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 40%, आपको ई मैक्स दिया हुआ है, आपको ई मिनिमम दिया हुआ है, आपको जी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर GSW, सी वाटर का आपको दिया हुआ है 1.03, और गामा फ्रेश वाटर आपको दिया हुआ है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आप ये सोचिए, ये डेटा आपको क्यों दिया होगा, ये डेटा आपको रिलेटिव डेंसिटी वाला क्यों दिया होगा, क्योंकि सर गामा समझ निकालने के लिए वॉइड रेशियो चाहिए और नेचुरल वॉइड रेशियो दिया नहीं है, मुझे मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है उसका। लेकिन यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम तो नहीं आता, यहां पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, dr इज इक्वल्स टू होता था ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो देखो dr आपको दिया हुआ है 0.4, 40% मतलब 0.4, ई मैक्स आपको दिया है, ई मिनिमम आपको दिया है। यहां से वॉइड रेशियो आ जाएगा क्या, वॉइड रेशियो की वैल्यू आप यहां पे रख देंगे, वॉइड रेशियो की वैल्यू आप यहां पे रख देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि व्हाट इज गामा सबमर्ज। एक्चुअल में गामा सबमर्ज सिग्निफाई क्या करता है, गामा सबमर्ज सिग्निफाई करता है कि अगर मेरे पास एक सॉइल सैंपल है तो इसका कुछ वेट होगा, नीचे अपना वेट, और ऊपर इस पर क्या लगता है, बायोंसी फोर्स लगता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब मान लूं तो इसका जो वेट होगा वो गामा सैचुरेटेड के बराबर होगा। और ये जो बायोंसी फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अभी जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ये फ्रेश वाटर तो हो नहीं रहा, ये तो कौन सा हो रहा है, सी वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो यहां पर गामा डब्ल्यू जो लेंगे हम लोग वो कौन सा लेंगे, सी वाटर का लेंगे। किसका लेंगे, सी वाटर का, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जब हम लोग, भाई 1 मीटर क्यूब जब हम लोग इसका वॉल्यूम लेकर चलेंगे तो 1 मीटर क्यूब का जो वेट होता है वही तो गामा होता है। तो 1 मीटर क्यूब सॉइल जो है वो 1 मीटर क्यूब ही वाटर डिस्प्लेस करेगी, तो 1 मीटर क्यूब सॉइल का जो वेट होगा वो गामा सैचुरेटेड होगा, और 1 मीटर क्यूब वाटर जो डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट होगा वो गामा सी वाटर के बराबर होगा। तो गामा सी वाटर क्या हो जाएगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी सी वाटर इंटू गामा डब्ल्यू। आपको मालूम है किसी भी गामा को जब हम लोग GSW से मल्टीप्लाई करते हैं तो गामा SW आ रहा है। जिनका आंसर 281 या कुछ और आ रहा है वो आप थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो, बस उन मिस्टेक्स को समझिए आप, बस उन मिस्टेक्स को आप लोगों ने समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो गामा सी वाटर आ जाएगा। तो एक तो आपने यहां पर ये रखना है कि जब आप ये गामा डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो उसको क्या रखेंगे आप लोग, गामा सी वाटर रखेंगे, गामा सी वाटर। दूसरी बात बेटा, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी रखते हैं हम लोग, ये जी किसके रेस्पेक्ट में होता है, फ्रेश वाटर के, बट यहां पर कौन सा है, सी वाटर है, तो यहां पर ये जी भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जी भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, गामा लिक्विड अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा लिक्विड क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू, और गामा सी वाटर, गामा सी वाटर क्या होगा, जी सी वाटर इंटू गामा डब्ल्यू, इंटू गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू जब कैंसिल हो जाएगा तो जी डैश जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा जी अपॉन जी एस डब्ल्यू। तो आपको ये दो फॉर्मूले जो हैं वो ध्यान रखने हैं। इट इज, ठीक है, और आपका जो गामा सबमर्ज्ड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा जी डैश -1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा सी वाटर। समझ गए।
और सिग्मा बार क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा बार हो जाएगा गामा सबमर्ज इंटू जेड, जहां जेड की वैल्यू कितनी है 30 मीटर, तो मैं यहां पर लिख ही देता हूं इंटू 30। तो ध्यान दीजिए बेटा, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगी वो होगा गामा सबमर्ज इंटू 30 मीटर। गामा सबमर्ज होगा जी डैश माइनस 1/1 प्लस इंटू गामा एस डब्ल्यू। ठीक है, गामा एस डब्ल्यू, गामा एस डब्ल्यू यानी कि सी वाटर की डेंसिटी। सी वाटर की डेंसिटी क्या होगी, फ्रेश वाटर की डेंसिटी को या यूनिट वेट को स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा एस डब्ल्यू आ जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर क्या रखा जाएगा, जी डैश माइनस 1। अब ये जी डैश माइनस 1 क्यों रखेगा, इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि बेटा जो गामा सैचुरेटेड, देखो गामा सबमर्ज आता कैसे, गामा सबमर्ज आता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू से। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता था जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू से। तो इसको सॉल्व करने पर बनता था जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू से, यानी कि बेसिकली गामा सैचुरेटेड। अब गामा सैचुरेटेड क्या होता है उस बात को समझिएगा। गामा सैचुरेटेड का मतलब होता है कि ये आपके सॉइल पार्टिकल हैं, अगर ये सॉइल पार्टिकल हैं इस तरह से, और अगर अभी इनके अंदर वाटर जीरो है यानी कि सॉइल ड्राई है, अगर सॉइल ड्राई है तो इसका जो वेट होगा वो केवल गामा डी होगा। लेकिन जब ये गामा डी से गामा सैचुरेट बनता है तो क्यों बनता है, क्योंकि इसके वॉइड्स में वाटर आता है, इसके वॉइड्स में क्या आता है, वाटर आता है। अब इसके वॉइड्स में कौन सा वाटर होगा भाई, सी वाटर ही होगा ना बालक, कौन सा वाटर होगा, सी वाटर होगा। तो इसका जो वेट यानी कि जो गामा सैचुरेटेड जो राइज करेगा वो किसकी वजह से करेगा, सी वाटर की वजह से करेगा। तो यहां पर जो डेंसिटी वगैरह सब कुछ लेंगे वो आप सी वाटर के रेस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया ये सब कुछ कहां से आया, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं। तो यहां पर रिवर्स वे में चलेंगे, हमें निकालना है सिग्मा बार। सिग्मा बार इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज इंटू 30, गामा समझ लेंगे जी डैश माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इंटू गामा एस डब्ल्यू। गामा एस डब्ल्यू इज डेंसिटी, यूनिट वेट ऑफ सी वाटर। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सी वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ सी वाटर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या होती है, गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। तो सी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है जी एस डब्ल्यू, सी वाटर। ठीक है, तो ये जी एस डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू से हमें क्या मिल जाएगा, गामा सी वाटर मिल जाएगा। इसी तरीके से ये जी क्या होता है, गामा एल अपॉन गामा वाटर होगा, लेकिन वाटर कौन सा है, सी वाटर है। तो हमें सी वाटर के रेफरेंस में जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गामा एल अपॉन गामा एस डब्ल्यू, गामा लिक्विड क्या हो जाएगा, जी इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, इसको एल बोल दो, एस बोल दो, यहाँ पर सॉलिड की बात हो रही है तो गामा सॉलिड लिख देते हैं। तो जी गामा डब्ल्यू, और गामा एस डब्ल्यू क्या है, जी एस डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी डैश निकालने के लिए जी को क्या करेंगे, जी एस डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे, और गामा एस डब्ल्यू निकालने के लिए गामा डब्ल्यू को जी एस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये दो नए कॉन्सेप्ट आपको आज यहां पर सीखने को मिले। इसका और बेटर आपको इसका आइडिया लगेगा जब हम इसको एक ऑल्टरनेट मेथड से करेंगे। जब आप इस मेथड से करोगे तो आपको थोड़ा सा और एक क्लोज कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि ये सारा ड्रामा यहां पर हो क्यों रहा है। तो देखिए, इसको बिल्कुल हम लोग बेसिक 3 फेज डायग्राम से इसको करते हैं। 3 फेज डायग्राम में क्या होगा बेटा, ये आपके पास सॉइल है। जब ये सॉइल है तो आपके पास ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड, और ये क्या है, वाटर है। अब मान लेते हैं वॉइड रेशो ई है, वॉइड रेशो क्या है, ई है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड का वेट जो हो जाएगा, सॉलिड का, केवल सॉलिड का वेट क्या होगा, वो जाएगा आपके पास जी एस गामा डब्ल्यू, सॉलिड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि 1। जबकि पानी का वेट कितना हो जाएगा, तो पानी का वेट हो जाएगा पानी का वॉल्यूम इंटू पानी की डेंसिटी। तो पानी की डेंसिटी कितनी रहेगी, 1.03 इंटू गामा डब्ल्यू। सी वाटर की डेंसिटी इतनी और वॉल्यूम इतना, ये आ गया। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर क्या रहेगा, ई इंटू यूनिट वेट ऑफ सी वाटर, तो ई इंटू 1.03 गामा डब्ल्यू। ठीक है, अब सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सी वाटर क्या होगा, गामा सबमर्ज बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा सी वाटर।
ठीक है। नाउ व्हाट इज गामा सैचुरेटेड? गामा सैचुरेटेड में क्या होगा बेटा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तभी तो मुझे क्या मिलेगा, गामा सैचुरेटेड मिलेगा। और यही बात मैंने आपको इस वाले डायग्राम के थ्रू बताई थी। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको यही बात बोल रहा था कि बेसिकली जो गामा सैचुरेटेड मिल रहा है वो ये सी वाटर जो ऐड हो रहा है उसकी वजह से मिल रहा है। तो आपको सी वाटर के रेफरेंस में जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आप समझ गए, ये जो सॉइल सैंपल है ये आपके पास सॉइल सॉलिड है और ये आपके पास सी वाटर है। तो जब मुझे गामा सैचुरेटेड निकालना पड़ेगा इस सॉइल का, तो सॉलिड का वेट प्लस सी वाटर का वेट जो कि इसके वॉइड्स में, वेट निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, गामा बराबर होता है W अपॉन V। तो W बराबर होगा गामा इंटू V। सॉलिड का वॉल्यूम 1 है और सॉलिड का गामा कितना होगा, GS इंटू गामा W। इसी तरीके से वाटर का जो वॉल्यूम है वो वॉइड रेशो के बराबर होगा, सैचुरेटेड है, और उसका गामा कितना होगा 1.03 गामा W। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे गामा सैचुरेटेड मिल जाएगा। तो GS गामा W प्लस 1.03 E गामा W अपॉन 1 प्लस E, ये आपके पास क्या हो गया, ठीक है। और गामा सी वाटर उसमें से आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। अब गामा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ गामा निकालने के लिए देखो अभी एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन और कर लो। ये तो हमें टोटल वेट मिला, तो आपको जो टोटल वेट मिलेगा, टोटल वेट जो मिल गया आपको सॉइल का, वो मिल गया 1.03 गामा डब्ल्यू ई प्लस GS गामा W। ये क्या मिल गया आपको, टोटल वेट मिल गया। अब इस टोटल वेट को आप क्या करेंगे, 1 प्लस E से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 1 प्लस E से डिवाइड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, गामा सैचुरेटेड मिलेगा, गामा सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये टोटल वेट हो गया ऊपर, नीचे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, गामा सैचुरेटेड हो गया, और यहाँ क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया 1.03 गामा W। सारी वैल्यूज पुट कर देना, आपके पास गामा सबमर्ज आ रहेगा, उस गामा सबमर्ज को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर 268। गेट में यार मैक्सिमम 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, बट 2 नंबर में सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है। कोई समस्या, सवाल समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां पर। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, एक चीज और सिखा रहा हूं आपको, यहां पर सिखा क्या रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए बेटा, गामा सैचुरेटेड हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था GS गामा W है ना इंटू 1 प्लस 1.03 गामा W इंटू E अपॉन 1 प्लस E और माइनस गामा सी वाटर, माइनस गामा सी वाटर। ठीक है, गामा सी वाटर यानी कि माइनस 1.03। ये था गामा सैचुरेटेड, गामा सबमर्ज निकालना है, गामा सबमर्ज्ड। तो माइनस था आपके पास 1.03 गामा W। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, गामा W कॉमन ले ले, मुझे लेना है 1.03 गामा W कॉमन। ध्यान दीजिएगा मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, मैं कर रहा हूं इस पूरे में से तो GS अपॉन 1.03 प्लस E माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E और इंटू 1.03 गामा W, गामा सबमर्ज्ड। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूं। तो मैं ये हो जाएगा G डैश प्लस E और माइनस 1 जो है वो लाइन के
यहाँ आएगा। तो जी डैश प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस 1 और इनटू गामा सी वाटर। कुछ समझ में आया? ये कुछ समझ में आया क्या हुआ? देखो ध्यान से, गामा सबमर्ज हमने क्या निकाला, ये है गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड क्या था बेटा, जीएस गामा डब्ल्यू सॉलिड का वेट प्लस 1.03 गामा डब्ल्यू पानी का वेट, ये हो गया टोटल सॉइल का वेट। सॉइल में सॉलिड प्लस वाटर दोनों, अपॉन 1 प्लस ई उसका टोटल वॉल्यूम हो गया, गामा सैचुरेटेड आ गया, उसमें से हमने वाटर का वेट सी वाटर का माइनस कर दिया। अब मैंने इस पूरे में से क्या किया, 1.03 गामा डब्ल्यू कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा 1, यहां से 1.03 गामा डब्ल्यू गया तो क्या बचा ई, यहां से गामा डब्ल्यू तो बाहर चला गया बट 1.03 भी जा रहा है, तो 1.03 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो 1.03 गामा डब्ल्यू को क्या लिख दिया, गामा सी वाटर। इस जीएस अपॉन 1 प्लस 0.03 को मैंने क्या लिख दिया, जी डैश, और ये प्लस ही अपॉन, और इसी को जब आप तुम सॉल्व करोगे तो गामा सबमर्ज मिल जाएगा जी डैश माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा एस डब्ल्यू। तो यहां से भी आपका जस्टिफाई हो गया, यहां से भी आपको जस्टिफाई हो गया कि ये हमने कॉन्सेप्ट क्यों निकाला कि आगे से कभी प्रॉब्लम ऐसी आए, सी वाटर के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो तो जी डैश बराबर जी अपॉन जी एस डब्ल्यू कर दीजिएगा, और गामा सी वाटर निकालना हो तो जी सी वाटर इंटू गामा फ्रेश वाटर कर दीजिएगा। क्लियर हो गया भाई साहब? अरे एक दूसरे की तारीफों में लगे हो, थोड़ी हमारी भी कर दो भाई, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट केवल यहां पर समझने के लिए होता है। अब अगली बार जब आप इसको करेंगे तब थोड़ा ना इतना टाइम लगेगा, अब तो दिमाग में आ गया कि हाँ भाई कैसे करना है, ठीक है। बढ़े आगे, अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं कि जी को जी डैश क्यों किया, 1.03 से डिवाइड क्यों किया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए अगला सवाल, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट। चलो मजाक कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी तारीफ के लिए ओवर ब्रिज बनवाएंगे, मतलब ओवर, ये नहीं समझ में आया, ओवर ब्रिज बनवाएंगे मतलब ये क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए, अच्छा तारीफों के पुल, ए भगवान। ओवर ब्रिज लिखा था ना, खाली ब्रिज लिखना था तो समझ में आ भी जाता, ओवर ब्रिज लिखा था। इक्कीसवा वही सवाल था ना, वो 21वां ही था। अच्छा 22वां, हाँ तो 22 है ना ये 22 है, तो 22 के बाद 23 आएगा ना भाई, 22 के बाद 23 आएगा ना बालक, सही तो है। अच्छा 21 किलो पास्कल, ये व्हाट वुड बी द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ किलो पास्कल एट 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर इफ द सी वाटर लेवल परमानेंटली राइज बाई 2 मीटर। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी जब जीरो दिया होता है तो आंसर जीरो ही होता है, जब जीरो दिया होता है तो आंसर फिर जीरो ही होता है। ठीक है, मतलब हमेशा मत लगा देना, लेकिन मैक्सिमम टाइम, इस बार भी यूपीपीएससी में जब आंसर जीरो था तो जीरो ही था। चलो, व्हाट वुड बी द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, भैया राउंडेड ऑफ टू, ये को देख रहे हो, ये मास्टर साहब कितना दिमाग लगा रहे हैं, गेट वाले आईआईटी वाले साहब कितना दिमाग लगा रहे हैं, ये लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ किलो पास्कल।
बच्चों को फंसाने के लिए खेल रहे हैं, बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं ये। चलो, एट 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर इफ द सी वाटर लेवल परमानेंटली राइज बाई। बेटा सी वाटर लेवल के घटने बढ़ने से इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि प्रभावी प्रतिबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट चेंजेस। ठीक है, पानी के लेवल में कितना भी फ्लक्चुएशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि टोटल स्ट्रेस चेंज होती है, पोर वाटर प्रेशर भी चेंज होता है, बट दोनों का डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। तो जितने अमाउंट से पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है उतने ही अमाउंट से टोटल स्ट्रेस। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस U1। ठीक है, सिग्मा बार 1 सिग्मा बार 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 जो है हम लोग लिख देते हैं, चलो इसे सिग्मा 2 माइनस U2। अब एक्चुअल में जब 2 मीटर से जब राइज होगा तो ये रहेगा सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा 2 गामा W, और U2 क्या हो जाएगा U1 प्लस 2 गामा W। अब 2 गामा W से 2 गामा डू, ये दोबारा से वही आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो गेट में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने आप हमेशा देखा है, आपको ये बताया इसमें कि पहला क्वेश्चन अगर टाइम लेता है तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो इमीडिएटली होने वाला होता है, तो दोनों से बैलेंस हो जाता है, दोनों से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाँ, इफेक्टिव स्ट्रेस को प्रभावी प्रतिबल ही बोलते हैं हिंदी में। हाँ, जब ये सब लिखा हो तो पक्का बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ से याद आया, मयंक नहीं आ रहा आजकल। पढ़िए भाई। बेवकूफ़ से याद है मतलब उसका नाम मत जोड़ देना, उसे बेवकूफ़ नहीं कह रहा, मतलब वो एक डायलॉग मारता था ना, सब मिलके पागल बना रहे हैं, तो इसलिए। सर डार्क वाइट वेब सीरीज देखिए, भेज देना भैया टेलीग्राम पर। अरे मयंक बेवकूफ़ नहीं है भैया, मैं ये नहीं, मयंक नहीं, उसका वो डायलॉग याद आ गया मुझे, सब मिलकर पागल बना रहे हैं ना वाला। तो वैसे ही आईआईटी वाले जो मास्टर साहब हैं वो मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको, लिख दे रहे हैं ब्रैकेट के अंदर राउंड ऑफ, जबकि आंसर 0 है। कीजिए कीजिए, सवाल कीजिए फटाफट। An open-ended steel barrel of 1 meter height and 1 meter diameter is filled with saturated fine sand having coefficient of permeability 10 to the power minus 2 meter per second. The barrel stands on a saturated bed of gravel. The time required for the water level in the barrel to drop by 0.075 मीटर इज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके से ग्रेवल है, और ये ग्रेवल जो है वो सैचुरेटेड है। ये ग्रेवल जो है वो क्या है, सैचुरेटेड है, मतलब इसमें जो वाटर का लेवल है वो ये है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक इस तरीके से एक सैंड का बैरल रखा हुआ है, ओपन एंडेड, मतलब ड्रम होते थे ना उस तरह के ड्रम, और इसके अंदर क्या है, फाइन सैंड भरी हुई है। इसके अंदर क्या है, फाइन सैंड भरी हुई है। ठीक है, फाइन सैंड भरी हुई है। तो यहाँ पर वाटर लेवल ये था, ये भी सैचुरेटेड है। तो ये जो है आपके पास 1 मीटर है, और इसका जो एरिया दिया है वो भी आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 मीटर। अब कह रहा है यहाँ पर जो वाटर का लेवल, जो इनिशियल वाटर लेवल ये था यहाँ पर, वो वाटर लेवल कितने से ड्रॉप कर जाए।
बैरल टू ड्रॉप बाई, एक होता है ड्रॉप टू और एक होता है ड्रॉप बाई। तो ड्रॉप बाई 0.75 मतलब इतना डाउन चला गया। तो यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ये आपने बताना है, ठीक है, ये बताना है। समझ में आ गया? ठीक। तो सवाल ये भैया, सीधी सी बात है, रेत है और रेत गीली है, रेत गीली है, तो रेत में से पानी नीचे जाएगा, पानी नीचे जाएगा। जब पानी नीचे जाएगा तो लेवल डाउन होगा, उस लेवल को डाउन होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि फाइन सैंड है। अभी कर सकते हैं? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वाटर लेवल कितना है 1 मीटर की हाइट पर, और ग्रेवल में कितना है इतना। तो जो वाटर जो फ्लो कर रहा है सैंड में या नीचे जा रहा है वो कितने हेड डिफरेंस की वजह से कर रहा है, 1 मीटर की वजह से। तो जो हेड लॉस है वो कितना है 1 मीटर, हेड लॉस कितना है 1 मीटर, और कितनी हाइट में 1 मीटर में। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो गया 1/1 इज इक्वल्स टू 1। अब v बराबर क्या होता है KI, तो वेलोसिटी कितनी रहेगी आपके पास, k कितना है 10⁻⁻², तो ये रहेगा 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से पानी जो है वो सैंड में नीचे जा रहा होगा। अब टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी दी है 0.75 मीटर, तो 0.75 अपॉन वेलोसिटी कितना 10⁻⁻², तो 0.75 इंटू 10⁻² यानी कि 75 सेकेंड, 75 सेकेंड। आगे सभी को समझ में है? अरे भैया डिस्टेंस दी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी रहेगी। अब सर ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया? देखो अगर ये स्टैंड पाइप वाला फॉर्मूला लगता तो उसके लिए आपको अलग डेटा चाहिए था, लेकिन वो किले के लिए होता है ग्रेजुअल वाला, ठीक है। K इज इक्वल्स टू AL/80 इंटू ln ऑफ H1/H2, ठीक। तो उसको आपके लिए कैपिटल A चाहिए होता जो कि गिवन नहीं है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला नहीं लग सकता आपका, यही वाला लगेगा, यही वाला लगेगा। समझ में आ गया? तो आपको बेसिकली क्या है वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी आएगी KI से, तो आपको I चाहिए। I कैसे निकला, इनिशियल वाटर लेवल ये है, फाइनल वाटर लेवल ये है, तो दोनों में डिफरेंस कितना 1 मीटर का। तो ये 1 मीटर का जो हेड डिफरेंस है, इसी की वजह से सैंड में वाटर कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। अगर ये वाटर लेवल डिफरेंस नहीं होता तो नहीं जाता। आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर हेड डिफरेंस ये लो 0.7, नहीं बेटा ये 0.7 नहीं है, हमेशा इनिशियल और फाइनल देखते हैं। ये तो इंस्टेंटेनियस है ना, अभी फ्लो रुका थोड़ी ना है, फ्लो तो अभी होता रहेगा, पानी तो नीचे जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा, जब तक पानी यहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक, उसके बाद फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मीटर के हेड की वजह से फ्लो हो रहा है, और 1 मीटर का हेड कितने में लॉस कर रहा है 1 मीटर में ही लॉस कर रहा है, तो आई की वैल्यू जो है वो 1 ली जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो सभी कर देंगे। चलिए एक आंसर आ गया 21, बिल्कुल सही जवाब। बाकी भी करें। द ग्राउंड कंडीशंस एट अ साइट आर शोन इन द गिवन
as shown in the below. Water table is at ground level, water content 20%, specific gravity 2.7, unit weight of water इतना, saturated unit weight of the sand. तो गामा सेट क्या होगा, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, और वॉइड रेशियो के लिए क्या लगा दीजिएगा, एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड है तो ई बराबर क्या रहेगा, डब्ल्यू जी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, G इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। आप बल्क वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि सॉइल ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो बल्क डेंसिटी और सैचुरेटेड एक बराबर होंगे। तो ऐसे आपको ई को 2 बार नहीं रिप्लेस करना पड़ेगा, केवल एक बार रखना पड़ेगा। डब्ल्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, तो आप इसको लिख सकते थे G इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी और इंटू गामा डब्ल्यू। सॉल्व कर लीजिएगा। सॉरी, ठीक है। तो आंसर 21 आ जाएगा। वाटर कंटेंट 0.2 दे रखा है आपको, डब्ल्यू की वैल्यू 0.2 दे रखी है, ये दे रखा है, सब दिया हुआ है, कर लीजिएगा। ठीक है, केवल वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। तो गामा सैचुरेटेड आपका आ गया कितना, 21। ठीक है, अब कह रहा था टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट द पॉइंट पी, पी क्या है 5 मीटर नीचे। तो टोटल स्ट्रेस कितना रहेगा, 21 इंटू 5, 105। पोर वाटर प्रेशर कितना रहेगा, 5 इंटू 10, 50, क्योंकि 10 दे रखा है ना गामा डब्ल्यू। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि कितना, 55। आंसर आ गया सी। तो अगेन आपने देखा, ये 4 नंबर का एकदम फ्री का सवाल था, 4 मार्क्स, इतना इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप लोग मैच कर लीजिए, फिर ऑप्शन दिखा देंगे। मेहनत ज्यादा हो यार और आउटपुट कम मिले तो मजा नहीं आता है ना। गेट के क्वेश्चन करा रहे, इतना दिमाग लगाने वाले, लाइव वॉचिंग 50 भी नहीं है यार, बहुत अफसोसजनक हाल है। यही हाल रहा आगे तो यार कैसे कैसे काम चलेगा। चलिए, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए करेंगे, सैंड के लिए। तो ए आपका 4 से मैच कर जाएगा। कंसोलिडेशन टेस्ट क्ले के लिए कर लो भैया, बी 3 से मैच करा दो। पिक्नोमीटर किसके लिए करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए करेंगे। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किस में होता है, पाइल फाउंड। तो 4321 ही आ गया, तो सीधे सीधे 4321, तो 4321 ए से ही मैच कर रहा है, तो आंसर आपका ए ही हो जाएगा इसका। ए ही आंसर हो जाएगा, ए ही है ना भैया। तो ए आंसर हो गया।
अगला सवाल, लो जी एक और लो आप थ्योरी का क्वेश्चन नेहा जी, आपकी डिमांड पर। Which of the following statements is not true in the context of capillary pressure in soils? कैपिलरी प्रेशर के लिए कौन सा सही नहीं है? पहला कह रहा है वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, ये तो सही होता है। पोर वाटर प्रेशर इज निगेटिव इन कैपिलरी, जहां टेंशन को ही हम लोग निगेटिव बोलते हैं तो ये भी सही है। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेज ड्यू टू कैपिलरी जोन, हाँ क्यों? इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार बराबर क्या होता है? सिग्मा माइनस यू होता है। जब ये यू निगेटिव होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है ना, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो ये भी सही बात है। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, नहीं बेटा, फाइन ग्रेन में ज्यादा होता है, कोर्स ग्रेन में कम होता है। कोर्स ग्रेन में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कमाल की बात है, डी रॉन्ग है इसीलिए डी राइट है। ये क्या बात हुई? डी ही रॉन्ग है और डी ही राइट है। सर जेके एसएसबी में अदर स्टेट, अब धारा 370 हट गई है तो अब शायद अलाउ हो जाए, पहले अलाउ नहीं होते थे, वहां पर केवल वहीं के डोमिसाइल वाले होते थे। अब शायद अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हो जाए, बाकी देख लो भाई नोटिफिकेशन में, पता नहीं। आज ओसीएफ में भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं। इंक्रीज बाई 5 गामा डब्ल्यू, बढ़ जाएगा 5 गामा डब्ल्यू से। हाँ गलत लोग भी सही होते हैं सिचुएशन पर, हाँ वक्त वक्त की बात है। जल्दी बताइए भाई आंसर। मैसेज रिट्रैक्टेड, मैसेज रिट्रैक्टेड मतलब क्या? कंफ्यूजन है कहीं? आंसर ए इंक्रीज बाई, अच्छा नेहा जी कह रहे हैं डिक्रीज बाई 5 गामा डब्ल्यू, सी आंसर आ रहा है। ओके देखते हैं। तो कह रहा है 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन बाई अ सैंड लेयर ऑफ 20 मीटर डेप्थ। ये क्ले लेयर है 10 मीटर और इसके नीचे सैंड है 20 मीटर की। द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर। तो यहां पर कहीं वाटर टेबल होगी कितने पर? 5 मीटर पर। तो 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन बाई अ सैंड लेयर ऑफ 20 मीटर डेप्थ, सी फिगर। द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो, ये आपको दिखा दिया, अब डायग्राम की जरूरत नहीं है। द सॉइल ऑफ द वाटर टेबल इज कैपिलरी सैचुरेटेड, मतलब ये जो सॉइल है वो भी सैचुरेटेड है, बट किसकी वजह से? कैपिलरी की वजह से। द सॉइल ऑफ द वाटर टेबल इज कैपिलरी सैचुरेटेड, मतलब सारी की सारी सॉइल सैचुरेट हो गई। द वैल्यू ऑफ गामा सेट इज 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्ल्यू। इफ नाउ द वाटर टेबल राइजेस टू सरफेस, अगर वाटर टेबल यहां सरफेस पर आ जाए, देन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ पॉइंट पी ऑन द इंटरफेस विल बी। तो इस पॉइंट पर यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको मालूम है सिग्मा बार बराबर क्या होता है? टोटल माइनस यू होता है। अब याद रखिएगा जो टोटल होगा वो कितना होगा? गामा सैचुरेटेड इंटू 10 होगा, गामा सैचुरेटेड इंटू 10 होगा। क्यों? क्योंकि सॉइल पहले भी, या आप कहिए कि जो सिग्मा बार 1 था आपके पास वो था गामा सैचुरेटेड 10 माइनस 5 टाइम्स गामा डब्ल्यू। क्यों? केवल
इतना माइनस करेंगे आप 5 गामा डब्ल्यू, ऊपर वाला तो माइनस करेंगे नहीं आप, है ना, यहां का। अब जब वाटर टेबल ऊपर पहुंच जाएगी तो सॉइल पहले भी सैचुरेटेड थी और सॉइल अभी भी सैचुरेटेड है, तो सिग्मा 2 बार क्या होगा, गामा सैचुरेटेड इंटू 10, अब हो जाएगा माइनस का 10 टाइम्स गामा डब्ल्यू। तो माइनस का 10 टाइम्स गामा डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं कि -5 गामा डब्ल्यू पहले हो रहा था और -5 गामा डब्ल्यू और कर दो, तो इतने से क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपने आंसर कर दिया, लेकिन अभी इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज कैपिलरी है, क्या कैपिलरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी देख लीजिएगा। देखिए पोर वाटर प्रेशर का पहले जो ग्राफ बनता वो आपका ये बनता, ये निगेटिव का 5 गामा डब्ल्यू और ये पॉजिटिव का 5 गामा डब्ल्यू। तो जब हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेस होगी वो गामा सैचुरेटेड इंटू 10 होगी, और यहाँ पर ये जो पोर वाटर प्रेशर है वो कितने का है, 5 गामा डब्ल्यू का है। ठीक है, बिल्कुल जादू जी, इसीलिए आपको इस वाले डायग्राम से समझा रहे हैं, इसीलिए इस बात से समझा रहे हैं। तो देखो बच्चे, जो टेंशन में होगा वो ऊपर वाला होगा, ये वाला वाटर, ये इसने उसको निगेटिव दिखाया 5 गामा डब्ल्यू, यहां पर 0, बट इसके नीचे यहां पर जो होगा वो तो 5 गामा डब्ल्यू ही होगा ना भाई, ये तो 5 गामा डब्ल्यू ही होगा। ठीक है, अब जो नई कंडीशन होगी उस नई कंडीशन में क्या बनेगा, अब जो नई कंडीशन होगी उसमें जो पोर वाटर प्रेशर का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, और अब ये जो वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, 10 गामा डब्ल्यू, 10 गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया? ठीक है भैया, तो ये कैपिलरी का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं, डायग्राम से आपको और क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, सबसे खतरनाक सवाल आज का, आंसर कीजिए भाई जल्दी से। सॉरी।
आंसर कीजिए, आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई सब। सब्सक्राइबर रेट बड़ा कम है यार, थोड़ा बढ़ाओ इसको। चलिए डी होगा आंसर। तो कह रहा है द टू ट्यूब शोन इन द फिगर फर्स्ट मे बी कंसिडर टू बी परमीमीटर्स, figure 1 may be considered to be permeameters. Dimensions of the sample in figure second are alike and the elevation of head water and tail water are the same for both the figure. Okay, AB etc indicate points and AB AE etc indicates head loss through these samples are. अब तो कर दोगे, इतने सवाल कर लिए हमने, इतने सवाल कर लिए। हेड लॉस क्या बताया, हमेशा इनिशियल लेवल माइनस फाइनल लेवल। तो भैया इनिशियल लेवल ये है, क्योंकि ऊपर तो वाटर है ना, तो सॉइल में वाटर यहां से एंटर करेगा, तो इनिशियल हेड ये है, और ये फाइनल है, यहां तक पहुंचा, ये फाइनल हेड हो गया आपका ये। तो यही तो हेड लॉस कर गया। ये कितना दिख रहा है हमें, ए बी, तो ए बी हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए इनिशियल हेड लॉस यहां है, इनिशियल लेवल, और फाइनल लेवल यहां पर है। ये सॉइल का एंट्रेंस है और ये सॉइल का एंड है। तो पाइप को घुमा देने से क्या होगा ठीक है, बात तो वही है। तो इनिशियल लेवल कहां पर है, ए पर, और फाइनल लेवल कहां पर है, बी पर। बस इस सवाल में गड़बड़ ये कर रखी थी कि बी इन्होंने यहां पे ओरिजिनली यहां लिख रखा था, तो कंफ्यूजन था। बी एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है, बी आपका यहां पर, तो ये भी क्या होगा आपका, ए बी होगा। तो इनिशियल लेवल माइनस फाइनल लेवल, तो इनिशियल लेवल कहां पर है, ए पर, और फाइनल लेवल कहां पर है, बी पर। तो अभी भी हेड लॉस जो है वो ए बी ही है। तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। क्लियर सभी को, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। अगला सवाल कीजिए। सिक्स इंटू 10⁻⁻7 याद हो गया, बहुत बढ़िया। अ सॉइल मास हैज कोफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी एज 9 इंटू इतना एंड 4 इंटू इतना। द ट्रांसफॉर्म्ड कोफिशिएंट अंडर रूट कर दो यार, 9 चंग 36, 36 का वर्गमूल लेंगे यानी कि इसका 6 आ जाएगा बाहर। तो 6 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में के हॉरिजॉन्टल इंटू के वर्टिकल। अब इसको याद किया तो क्या, ऐसे याद क्या करना है, यहीं से दिख रहा है। 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट करोगे 6 आएगा, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। हाँ, इसको याद करके क्या याद किया, ये तो ऐसे भी याद करने की जरूरत है। अगला सवाल करो। अरे इजी सवाल आ गए, अब तो लाइव वॉचिंग बढ़ा दो, अब तो इजी सवाल आ रहे हैं, अभी भी घबरा रहे हैं बच्चे। According to Darcy's law for flow through porous medium, the velocity is proportional to hydraulic gradient. अगला सवाल, पहला सवाल पढ़ लो फिर देखते हैं। क्या द piezometric head at point C in the experimental setup shown in figure when the flow takes place under a constant head through soils A and B। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक सेटअप है, यहां पर एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, इधर ये सॉइल B है और ये सॉइल C है। ठीक है, तो आप देखेंगे इनिशियल वाटर लेवल ये है और फाइनल वाटर लेवल ये है, तो इन दोनों के बीच में 40 सेंटीमीटर का हेड डिफरेंस है। तो क्या होगा, वाटर यहां से इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा,
जैसे हम लोग कहाँ करते थे, फिल्टर में, जो हमारा सैंड फिल्टर था, तो बैक वॉशिंग कैसे होती थी, बैक वॉशिंग ऐसे ही तो होती थी, वाटर नीचे से ऊपर की ओर जाता था। तो आपसे कह रहा है ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर पीजोमेट्रिक हेड बताओ, इस पॉइंट सी पर पीजोमेट्रिक हेड बताओ, ठीक है, पीजोमेट्रिक हेड बताओ। तो देखो बच्चों, वैसे तो पीजोमेट्रिक हेड बताने के लिए, पीजोमेट्रिक में क्योंकि प्रेशर और डेटम दोनों आता है, तो डेटम हमें बताना चाहिए, लेकिन हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां पर कि जिस पॉइंट पर हमसे पीजोमेट्रिक हेड पूछा होता है, उस पॉइंट पर आप पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा दो, उस पॉइंट पर आप क्या कर दो, पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा दो, और उसमें देखो पानी कहां तक जाएगा, उसमें पानी कहां तक जाएगा, ठीक है। चलो पहले आप लोग आंसर करो। दिलीप भैया 2 नंबर चले गए इस बार तुम्हारे, गड़बड़ हो गया, ये सी नहीं आएगा इसका आंसर। बाकी लोग बताएं इसका आंसर। अस्सी नहीं आवेगा, आंसर होगा 120। बेटा अभी सी पॉइंट पर जब आप हो तो पानी सॉइल के अंदर अभी एंटर नहीं किया है, ना सॉइल बी में पानी गया ना सॉइल ए में गया है, तो जिसलिए जब यहां पर हम लोग पीजोमीटर लगाएंगे तो अभी कोई भी हेड लॉस नहीं किया है, इसलिए इसमें जो पानी चढ़ेगा वो कहां तक चढ़ेगा, 120 तक चढ़ेगा, कहां तक, 120 सेंटीमीटर तक चढ़ेगा। इसलिए जो सी पर पीजोमेट्रिक हेड आप लेंगे वो लेंगे डी, 120। स्किप नहीं करना यार, इजी क्वेश्चन है, आंसर इज 120। हालांकि इसका आंसर 40 भी हो सकता है, इसका आंसर 40 भी हो सकता है अगर आप डेटम इसे मान लें, अगर आप इसको डेटम मान लें तो रिवर्स वे में चलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको डेटम मानकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से नीचे की ओर जाने पर, ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर 40 रहेगा। हाँ ये हो सकता है, सीजीपीएससी के एग्जाम में लगे होंगे, कुछ जेपीएससी के मेंस में लगे होंगे, इसलिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, जैसे इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूं, बी और डी दोनों आंसर दिए हुआ है। तो कह रहा है इन दिस क्वेश्चन डेटम इज नॉट गिवन। और पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, या डेटम हेड होता है पी अपॉन गामा प्लस जेड। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल हेड डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ डेटम, while pressure head loss does not depend upon datum. Assuming datum at outflow level, outflow level मतलब इसको datum मान लिया, इसको क्या मान लिया, datum। तो उसको datum मानकर D और C पर जब बर्नौली थ्योरम लगाएंगे हम लोग, तो पी डी अपॉन गामा प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड डी बराबर पी सी अपॉन गामा प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड सी प्लस हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस 0, क्योंकि सी तक तो कोई हेड लॉस हुआ नहीं है, सी तक कोई हेड लॉस हुआ नहीं है। ठीक है, नाउ अब देखिए डी पर प्रेशर 0, वेलोसिटी 0, और जो डेटम है वहां से कितना है, ये 40। डेटम कितना है यहां से ये 40 है, तो यहां पर कितना आ गया 40। सी पर प्रेशर पीसी अपॉन गामा, इसका जो डेटम हेड होगा वो -80 होगा। क्यों, नीचे जा रहे हैं, यहां से नीचे की तरफ जाएंगे तो कितना रहेगा -80। तो यहां पर रख दिया आपने -80 प्लस 0। ठीक है, तो यहां से पीसी अपॉन गामा कितना आ गया 120। तो पीसी अपॉन गामा आ गया 120। एंड पोटेंशियल हेड कितना है, माइनस का 80 है, तो दोनों का जब पीजोमेट्रिक हेड हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 40 आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर 40 आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में आंसर 120 करके आना है। 120 क्यों करके आना है, क्योंकि हमने अभी गेट के इतने सारे क्वेश्चंस देखे। इनफैक्ट अभी जो इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था ये वाला, बेटा इस वाले क्वेश्चन में भी वो साफ साफ कह रहा है कि दे इंडिकेट हेड्स। ये ए बी वगैरह जो है, ये जितने भी पीजोमीटर लगे हुए हैं, इन पीजोमीटर में जो वाटर की हाइट है वही आपका पीजोमेट्रिक हेड है। अगर ये पीजोमीटर है तो यही आपका क्या है, पीजोमेट्रिक हेड। तो यहां पर पीजोमेट्रिक हेड कितना है, ये, यहां पर पीजोमेट्रिक हेड कितना है, ये, और दोनों पीजोमेट्रिक हेड का जो डिफरेंस है वही तो क्या देगा, हेड लॉस। तो हम लोग अगर इसी कॉन्सेप्ट को एज्यूम करें तो आपसे जिस पॉइंट पर पीजोमेट्रिक हेड पूछा है उस पॉइंट पर आप एक पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा दो,
और उस पीजोमेट्रिक ट्यूब में आप देखो कि वाटर कहां तक जा रहा है, जहां तक वाटर जाएगा वही आपका पीजोमेट्रिक हेड होगा। तो क्योंकि मैं यहां पर जब ट्यूब लगाऊंगा तो यहां तक कोई लॉस नहीं होगा, तो पानी यहां तक जाएगा यानी कि 120 तक, तो इसलिए इसका आंसर 120 होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 120 होगा। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया? वैसे आप 40 भी आंसर लगा सकते हो, लेकिन फिर आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना पड़ेगा और अपना सोल्यूशन देना पड़ेगा, बट 120 हमेशा करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, 120 इज करेक्ट आंसर। डाउट है भैया किसी को तो बता दीजिएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। The coefficient of permeability of a soil is 5 into 10 to the power minus 5 centimeter per second for a certain pore fluid. If the viscosity of the pore fluid is reduced to half, the coefficient of permeability, अरे यार K क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू था। अगर म्यू को हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे? द विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड, विस्कोसिटी हाफ करेंगे तो परमेबिलिटी डबल हो जाएगी, तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। पेन भी नहीं चलाना, पेन भी नहीं चलाना। ठीक है, चलिए खत्म हो गए सवाल, भी 1-2 सवाल ही रह गए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ट्रू और फॉल्स। इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सैंड लेयर बिलो अ लेक डू नॉट ऑल्टर एज द लेवल फ्लक्चुएट्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर लेवल फ्लक्चुएट करता है तो उससे इफेक्टिव स्ट्रेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्टिव स्ट्रेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सही आंसर है। अगला सवाल, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी रिलीज बाई ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्यूफर इज। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से किसी एक्यूफर के यूनिट वॉल्यूम से हमें जो वाटर मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक यील्ड। ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड। और जितना पानी वो स्टोर कर लेता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन। और दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? पोरोसिटी के बराबर होता है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितनी जगह खाली होती है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है भैया, तो बस इतने ही सवाल थे आज। थैंक यू ऑल। अब हम मिलेंगे 9:30 पर OCF की क्लास में। 9:30 पर OCF की क्लास में मिलते हैं। बाकी बच्चा लोग जो ये लेक्चर्स बाद में देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइव आइए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तब मजा आएगा। नहीं तो मुझे पता है अभी ये जो लाइव वॉचिंग 50 आ रही है वो 2-3 दिन बाद 20 हो जाएगी और फिर मुझे लगेगा कि भैया ये सेशन हमारा गया। जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी है उनकी अलग बात है ना, तो फोर्स किसी को नहीं कर सकते, बट अगर आप लाइव आ सकते तो लाइव आने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर इस तरह के और बढ़िया क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे, मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। ठीक है, बाकी मजा बहुत आ रहा है। इसलिए आ रहा है मजा क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप लोग आंसर्स कर रहे हो, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो मतलब ये टीचिंग जो है ना वो 2 वे प्रोसेस है। टीचर को ऐसा ना लगे कि यार वो ना खाली दीवारों को पढ़ा रहा है, कि मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूँ, पता चला मैं ही क्वेश्चन ला रहा हूँ, मैं ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप बस बैठे पढ़ें। तो ऐसी क्लास में मजा नहीं आता। जब आप उधर से सॉल्यूशन देते हो, आंसर करते हो, तो मजा आता है ज्यादा पढ़ाने में। ठीक है सर, 120 वाले में हमसे पीजोमेट्रिक हेड सॉइल ए एंड सॉइल बी के इंटरफेस, इस पर जी अगर इंटरफेस पर पूछा होगा तो कुछ नहीं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लीजिए। 40 का हेड लॉस हो रहा है, 40 का हेड लॉस 80 सेंटीमीटर सॉइल में हो रहा है, तो जो आई है वो हाफ है। ठीक है, तो हेड लॉस कितना कर जाएगा? हाफ इंटू 40, 20 सेंटीमीटर का, तो बचेगा कितना? आप देख लीजिए, वहां से 120 में से 20 माइनस करके 100 बचेगा। तो इंटरफेस पर जो हेड आएगा वो 100 बचेगा। ठीक है, इंटरफेस पर इस सब इनका ये सवाल और देख लो आप फटाफट। ये कह रहे हैं कि सर इंटरफेस पर अगर पूछा होता तो क्या करते? अगर मान लीजिए आपसे इसी सवाल में वो कहता है कि सर अगर यहां इंटरफेस पर पूछा होता तो क्या करते? यहां पर, इस जगह पर। और सही में अगर यहां पूछा होता तो सवाल में और मजा आता। तो देखो, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा इसका आई,
वो कितना है 40 का लॉस है, कितनी सॉइल में 80 में, तो हाफ। तो हाफ का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है तो 40 में कितने का लॉस करेगा 20 का, तो हेड है कितना 120 और यहां तक लॉस कितना करेगा 20 का, तो कितना बचेगा 100 तक। तो अगर ये 120 का लेवल है तो यहां पर यहां तक जाएगा, यहां तक, ठीक है, यहां तक। और ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास कितनी होगी, ये 100 होगी, ये लॉस 20 का करेगा। और जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे तो जो बाकी का 20 का है वो भी लॉस कर जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। समझ गए स्पष्ट जी।